नमस्कार, समाचार एकांश के खास कार्यक्रम चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित कनौजिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण ने पेश किए गए बजट को किसानों, महिलाओं और युवाओं का बजट बताया है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट अगले 25 सालों का ब्लूप्रिंट है। पीएम मोदी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट में गरीब कल्याण पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये 100 साल के विश्वास का बजट है। इससे युवाओं के सपनों को मजबूती मिलेगी। आखिर क्या है खास इस बजट पर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। 1 फरवरी की सुबह 11 बजते ही पूरे देश की निगाहें लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जा रहे बजट पर लगी थी। जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, वित्त मंत्री ने बजट पढ़ना शुरू किया और लगभग 1.5 घंटे लंबे बजट भाषण में देश के अगले 25 सालों की तस्वीर का खाका खींचा। Honorable Speaker, sir, I present the budget for the year 2022-23. India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, highest among all large economies, with potential to create 60 lakh new jobs and an additional production of 30 lakh crore during next 5 years. A blueprint for the Amrit Kaal, which is futuristic and inclusive. This will directly benefit our youth, women, farmers, the scheduled castes and the scheduled tribes. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बताया कि मौजूदा वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 9.2% रहने का अनुमान है। ये बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। वित्त मंत्री ने कहा कि अभी देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की लहर है। टीकाकरण अभियान की रफ्तार से महामारी पर काबू पाने में बहुत मदद मिली है। वित्त मंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेनें अगले 3 वर्षों में चलाई जाएंगी। 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स भी अगले 3 वर्षों में तैयार होंगे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इसके जरिए 60 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि अगले 100 साल के लिए ढांचागत विकास की रूपरेखा पर काम किया जा रहा है। अगले 1 साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे बनेगा। हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 2022 में 5G सर्विस को शुरू किया जाएगा। 59 स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। इसके बाद निजी फर्म 2022 और 23 में 5G सर्विस शुरू करेंगे। वित्त मंत्री ने किसानों की मदद के लिए भी बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी। गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी का प्रावधान सरकार करेगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनेगा। इसके अलावा सरकार जमीन के लिए 1 नेशन 1 रजिस्ट्रेशन पॉलिसी पर भी काम कर रही है। बजट में घरेलू उद्योगों की मजबूती पर भी जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि छोटे और लघु उद्योगों को 2 लाख करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। बजट में डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने का ऐलान किया गया है। पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। ये सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई पासपोर्ट जारी किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि आजादी के 100 साल पूरे होने पर वर्ष 247 में देश की आबादी शहरों में निवास करेगी। इसके लिए जरूरी क्षमता विस्तार में राज्यों को मदद की जाएगी। हर घर नल से 5.5 करोड़ घरों को जोड़ा जाएगा। हर घर नल जल योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। सरकार ने वित्त वर्ष के लिए कॉर्पोरेट टैक्स दरों में कटौती करने का फैसला किया है, जिसके तहत
कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 18% की टैक्स दर को घटाकर 15% करने की घोषणा की है। साथ ही सरचार्ज को 12% से घटाकर 7% करने की पेश की गई है। ITR में गड़बड़ी हो जाए तो संबंधित आकलन वर्ष के बाद 2 साल के अंदर सुधार करने का मौका होगा। आम आदमी के लिए इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि RBI द्वारा नए वित्तीय वर्ष में डिजिटल रुपी लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ सरकारी कर्मियों के NPS पर टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया जाने का प्रस्ताव किया गया है। वर्चुअल, डिजिटल या क्रिप्टो करेंसी में निवेश पर 30% का टैक्स देना होगा। इसके अतिरिक्त कई प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की घोषणा की गई है। कटौती की वजह से चमड़ा, कपड़ा, खेती का सामान, पैकेजिंग के डिब्बे, मोबाइल फोन चार्जर और जेम्स एंड ज्वेलरी सस्ते होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज, लखनऊ। तो आपने सुना हमारी इस खास रिपोर्ट में कि किस तरीके के फैसले लिए गए हैं। तो चारों तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं आज के बजट पर, और हमारे साथ 2 खास मेहमान, मनीष अग्रवाल, वाइस प्रेसिडेंट एसोचैम के, साथ ही हमारे परिचित मेहमान प्रोफेसर MK अग्रवाल, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, अर्थशास्त्री हैं, जिनकी इस तरीके की खबरों पर, खासतौर पर बजट पर हमेशा पैनी नजर रहती है। तो दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पैनल में। मैं सबसे पहले एसोचैम के जो VP हैं मनीष जी, उनसे जानना चाहता हूं, आज जब बजट आया उसके बाद हमने देखा कि जो मार्केट है, खासतौर पर शेयर मार्केट है, वह तेजी से भागा और करीब 800 से ऊपर पॉइंट्स की उसमें बढ़त देखी गई, और जब बंद भी हुआ तो काफी अच्छी खासी बढ़त थी उसमें। तो क्या कह सकते हैं कि इंडस्ट्री ने जो आज का बजट पेश किया गया निर्मला सीतारमण की ओर से, उसको हाथों हाथ लिया है? क्योंकि जिस तरीके की घोषणाएं की गई हैं उससे एक आने वाले समय का एक विजन दिख रहा है साफ साफ। जी, मेरे हिसाब से इंडस्ट्री ने इस बजट को हाथों हाथ लिया है। हमारे लिए बहुत अच्छा बजट हमें दिख रहा है। जैसे PM गति शक्ति प्लान में जो निर्मला सीतारमण जी ने एम्फेसाइज करा है कि 7 पिलर्स पे वो काम करेंगी, और वो 7 पिलर्स इकोनॉमी के साथ चलेंगे, क्योंकि अब इंफ्रास्ट्रक्चर में ये चीज़ें थोड़ा सा अच्छी होती जा रही हैं। जैसे उन्होंने 4 लॉजिस्टिक्स PPP मॉडल पे लॉजिस्टिक्स पार्क अप्रूव करे हैं ऑल ओवर इंडिया के लिए। हम लोग को इसको एक सब चीज़ों को एक साथ लेके चलने की ज़रूरत है। जैसे आपने देखा होगा स्टार्टअप में इंडिया में 44 यूनिकॉर्न इस बार प्रोड्यूस हुए, जो सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया में। तो उसी के संदर्भ में उन्होंने टैक्स की भी 1 साल की छूट बढ़ाई है। थोड़ा सा ये और उम्मीद थी कि यूनिकॉर्न और स्टार्टअप पॉलिसी को और अच्छा करने के लिए PLI इंसेंटिव्स वगैरह कुछ और अच्छे आए, जिससे कि स्टार्टअप जो है ना इंडस्ट्री के रूप में ग्रो करे। जैसे जैसे स्टार्टअप इंडस्ट्री का शेप लेने लगेगा तो उससे एम्प्लॉयमेंट और अच्छा बढ़ेगा और लोगों का प्रोत्साहन बढ़ेगा। गति शक्ति प्लान में जो ये रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्चा होगा, वो धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट में भी कंट्रीब्यूट करेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर में तब तक स्पेंडिंग नहीं होगी तब तक ओवरऑल ग्रोथ मेरे हिसाब से नहीं लगता आएगी। हमारे साथ प्रोफेसर MK अग्रवाल भी हैं जो अर्थशास्त्री हैं। प्रोफेसर साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूं, अगर आप इस बजट को डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? क्योंकि आपने तो अपने बहुत सारे बजट को देखा, और ये जिस तरीके से आज पेश किया और उसके बाद जिस तरीके से उसका एक रिएक्शन भी, एक पॉजिटिव रिएक्शन आ रहा है इंडस्ट्री की ओर से, जैसा अभी आपने मनीष जी को सुना, आपकी प्रतिक्रिया बतौर अर्थशास्त्री इस बजट के बारे में? देखिए, जो वर्तमान बजट आया है निर्मला सीतारमण जी का, इसकी कुछ बातें बहुत यूनिक हैं, और वाकई में इसको अमृत काल का बजट कहा जा सकता है, पहला बजट, क्योंकि 75 साल पूरे हो रहे हैं, जिसको अमृत वर्ष कहा गया है। और ये अगले 25 साल का विजन इसलिए है कि पहला बजट ऐसा है जो डिजिटल इकोनॉमी पर इतने ज़बरदस्त तरीके से फोकस कर रहा है। वो चाहे प्राइमरी स्कूल के बच्चों की शिक्षा हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट युवाओं का हो, या यूनिवर्सिटी, डिजिटल यूनिवर्सिटी। आप सोचिए, दूरस्थ यूनिवर्सिटी हमने सुनी थी, लेकिन डिजिटल यूनिवर्सिटी जिस प्रकार से चर्चा में आई है आज, और इसके साथ साथ यदि हम देखते हैं तो कृषि में डिजिटल टेक्नोलॉजी और ड्रोन टेक्नोलॉजी, वो भी एक डिजिटल का ही माध्यम है, उसको हम अगर देखते हैं तो ये बड़ा ज़बरदस्त, जिसको कहते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है इकोनॉमी का। और ये टेक्नोलॉजी इतनी महंगी टेक्नोलॉजी नहीं होगी, क्योंकि अगले साल हमारे यहाँ 1 साल बाद 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है। 4G अभी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मोबाइल में, और वो 5G टेक्नोलॉजी जब आएगी तो उसके साथ जब इसका मिश्रण होगा, आप देखेंगे बड़ी आसानी से लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे जनधन अकाउंट खुला था, मोबाइल से अकाउंट खुले थे, मोबाइल पर बैंकिंग हो रही है।
हालांकि बैंकिंग का स्वरूप भी इस बार बदला गया है, जन आकांक्षाओं के अनुरूप पोस्ट ऑफिस अब बैंक का भी काम करेंगे, ठीक वैसे ही बैंक जैसे इस समय और बैंक है पोस्ट ऑफिस करेगा। तो ये जो नई तरह की पद्धति आ रही है, मुझे लगता है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जो युवाओं को जागृत करेगा, युवाओं को में चेतना लाएगा और नई इकोनॉमी के अनुरूप उनको तैयार करने का काम करेगा। तो महत्वपूर्ण होगा कृषि क्षेत्र के लिए। दूसरा, यदि हम देखते हैं कृषि क्षेत्र के लिए, ऑर्गेनिक कह लें या प्राकृतिक खेती कह लें, उस पर जबरदस्त फोकस है। लगभग 1300 किलोमीटर का गंगा जी का जो पूरा पार्ट है, यहां से गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक का, और उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक गंगा जी का सानिध्य मिलता है। तो टोटल में अगर हम देखते हैं तो लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर में ऑर्गेनिक खेती की तैयारी करना और उत्तर प्रदेश का उससे लाभान्वित होना, ये बहुत बड़ा, जिसको कह सकते हैं, एक प्रोजेक्ट है जो अपने आप में, जिसको हम इस रूप में देखें कि एकदम से काया पलट हो सकती है यदि हम इस पर जाते हैं। काया पलट कैसे होगी? केवल इसलिए नहीं ऑर्गेनिक है, काया पलट इस रूप में होगी कि लोगों की लागत घटेगी, किसानों की किसानी की लागत घटेगी और जो भी उत्पादन होगा उसका अधिक मूल्य होगा, क्योंकि बाजार में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की कीमत ज्यादा है और खास तौर पर एक्सपोर्ट मार्केट में तो कम से कम डबल उसकी कीमत है। तो वहां पर फायदा होगा और चूंकि गंगा के किनारे होगा तो पानी की भी दिक्कत नहीं होगी और वहां बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल लॉस जो हो रहा है, कृषि जो हो रही है अभी केमिकल फर्टिलाइजर से, रासायनिक खादों से, उससे हमारी लागत कम होगी और पर्यावरण और भूमि का क्षरण भी कम होगा। हमारे साथ मनीष जी, एक ब्लूप्रिंट की बात हुई, लगातार ये कहा गया कि ये जो ब्लूप्रिंट है 25 सालों का है, और आज देखने में आया कि कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले के बजट में जिसकी घोषणा की गई, चाहे वो टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स कम करने की बात हो, साथ में छोटे और मझोले जो उद्योग हैं उनके लिए एक बड़ा पैकेज, एक तरीके से जो उनको लोन देने में कहा गया कि उनको दिया जाएगा, कि एक बड़ा भारी अमाउंट है। तो साथ ही एक गतिमान, जिसकी बात आपने शुरू में की, उसी को करते हुए कहा गया कि 100 कार्गो बनाए जाएंगे ताकि सामान इधर से उधर हो, 25,000 किलोमीटर हाईवे बनाएंगे। तो जब इस सारे पॉइंट्स को आप सुनते हैं तो कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से? जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया कि उत्तर प्रदेश को कैसे फायदा होगा, उन्होंने गंगोत्री तक की बात की जिसमें गंगा का एक उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, लेकिन मैं इन क्षेत्रों की बात करूं क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार कहते रहे कि जो पीएम गति शक्ति योजना है उसमें उत्तर प्रदेश एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के लिए आपको बताना चाहूँगा, ये जो हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे बना है, इसके दोनों साइड सरकार जो है इंडस्ट्री क्लस्टर के लिए क्लस्टर चिन्हित कर रही है। इंडस्ट्रियलिस्ट से वो ये राय ले रही है कि किस एरिया में कौन सी इंडस्ट्री लगाना चाहिए, कौन सी फायदेमंद होगी। जब वो क्लस्टर चिन्हित हो जाएंगे और वहाँ पे वही इंडस्ट्री लगेगी जिसका रॉ मटेरियल अवेलेबल है, जिसकी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो पहले तो वो इंडस्ट्री से वो एरिया ग्रो होगा। जब इंडस्ट्री से वो एरिया ग्रो होगा तो वहाँ पे फिर रेजिडेंशियल प्लॉट्स की स्कीम है, उस टाइप से लोग वहाँ जाने लगेंगे, रोजगार करेंगे, रहेंगे। यही गति शक्ति का मिशन है कि खाली रोड बनने से चीज़ें हल नहीं होंगी। अगर आपको रोड बनाना है तो रोड के दोनों साइड आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करना पड़ेगा, चाहे वो रेजिडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर हो। अब आप कोई एयरपोर्ट प्लान करते हैं, आप ऐसी जगह एयरपोर्ट प्लान कर लेते हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की या लोगों की नीड में वो एयरपोर्ट नहीं है, इंडस्ट्रीज ट्रैवल नहीं कर सकते या वहाँ पे बेसिक सुविधाएं नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। गति शक्ति में 7 पिलर्स के संग अगर वो काम होगा तो पहले से प्लानिंग होगी। जैसे अभी आउटर लखनऊ को लॉजिस्टिक्स हब में बांटने के लिए 5 तरीके से प्लान करा जा रहा है। 5 लॉजिस्टिक सेंटर जो है आउटर लखनऊ में प्लान करे जा रहे हैं। लखनऊ का जो एयरपोर्ट है उसका मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, पीछे वो एक्सपैंड करा जा रहा है कि वो लॉजिस्टिक्स हब्स के रूप में बने। आप देख रहे होंगे अयोध्या में एक एयरपोर्ट बन रहा है, जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है, कुशीनगर में एयरपोर्ट बन रहा है। वो सारे एयरपोर्ट जो हाईवे से कनेक्ट हो रहे हैं वो इसीलिए कनेक्ट करे जा रहे हैं कि कनेक्टिविटी हर तरीके की बढ़े। और रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर जब कभी बढ़ेगा, इसमें सारी चीज़ों का यूज़ होता है, मैन पावर का, स्टील का, तो एक ऑल राउंड इकोनॉमिक एक्टिविटी तभी बढ़ पाएगी जब ये सारी चीज़ें एक सिंक्रनाइज होकर बनेंगी। बार बार रोडों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, एक प्लानिंग के संग बनना चाहिए कि उसके बाद फिर कभी हमें उस पर काम ना करना पड़े, तो उसके मेंटेनेंस की कॉस्ट भी जो है वो कम होती जाती है। मनीष जी, वैसे जो आज अनाउंस हुआ है 25,000 किलोमीटर हाईवे बनाने का, उसमें कानपुर लखनऊ हाईवे भी शामिल है, साथ में उत्तर प्रदेश से सनौली तक का एक इंटरनेशनल हाईवे भी है, साथ में
उत्तर प्रदेश से होते हुए कोलकाता तक का एक हाईवे भी शामिल, यानी 25,000 किलोमीटर के हाईवे बनाने की बात हुई है, उसमें एक उत्तर प्रदेश के पास एक महत्वपूर्ण भागीदारी होने वाली है। उम्मीद है कि इसका सीधा फायदा उत्तर प्रदेश जनता को मिलेगा। मेरे साथ प्रोफेसर अग्रवाल हैं। आपने किसानों की बात की, एक एमएसपी को लेकर के बहुत बातें हुई, कई चीजें हुई जिसपे शायद अब बहुत बातें हो चुकी हैं, तो लेकिन अगर मैं सीधे मुद्दे पे आऊं कि आज 2,37,000 करोड़ रुपए की बात करिए कि एमएसपी के जरिए गेहूं और धान की खरीदारी होगी, ये कितनी राहत की बात है? क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि जो किसानों को फायदा नहीं पहुंच रहा, या किसानों का जो सामान है, जो उनकी उपज है, उसकी उचित मूल्य नहीं मिल पाता है अगर एमएसपी ना हो। तो एक बड़ा फैसला सरकार की ओर से। देखिए, एमएसपी को लेकर के मुझे लगता है कि इस सरकार ने पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल दिया है। एमएसपी पहले हुआ करता था किसी प्रकार से उनकी मूल लागत वापस आ जाए, लेकिन इस सरकार ने कहा कि हम एमएसपी को 1.5 गुना करेंगे लागत से, ताकि वो लाभकारी हो सके। और इसीलिए देखिए, पूरा जो इधर परिचर्चा रही, चर्चा परिचर्चा रही, वो है अब लोग कह रहे हैं कि हमारा एमएसपी पे खरीदो। कुछ समय पहले ऐसा था, कुछ वर्ष पहले ऐसा था, एमएसपी पे लोग बेचना नहीं चाहते थे। आज हालत यह है कि एमएसपी एक इंसेंटिव प्राइस हो चुका है, लाभकारी मूल्य हो चुका है, 1.5 गुना से ज्यादा कई फसलों का हो चुका है। तो लोगों का आकर्षण का केंद्र खास तौर पर गेहूं और धान को लेकर के हो रहा है, तो उसके लिए प्रोविजनिंग भी ज्यादा की जा रही है। और लेकिन इसके साथ साथ ये भी किया जा रहा है कि किसान उसका लाभ उठाएं और अपनी फसल को डाइवर्सिफाई करें, एमएसपी तक सीमित ना रहें। अगर महंगी फसल कोई तैयार हो रही, मान लीजिए मेडिसिनल प्लांट तैयार हो रहा है, या आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग से कोई तैयारी अच्छी हो रही है, आप उधर भी जाइए। किसी प्रकार से आप अपनी आमदनी को बढ़ाएं। और इसी के लिए सारा आप देखिए, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म जो इस बार आया है, इसको डिकोड करने में थोड़ा समय लगेगा लोगों को, आम जन को, लेकिन मुझे लगता है कि तमामों तरह की बातें इसमें आई हैं। जिस प्रकार से आप देखें, स्प्रिंकलर जो है तो यूज होना है सिंचाई के लिए, और लागत घटाने की बात चल रही है, क्योंकि जो सॉइल टेस्टिंग की बात शुरू करी थी, अब चूंकि बात पहले की हो गई, इस बजट में नहीं आया, तो सबको मिला करके, और जो लॉजिस्टिक हब की बात मनीष जी कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप देखिए, इसी प्रकार का जो है, जो रोड नेटवर्क या ट्रेन का डेडिकेटेड कॉरिडोर जो डेवलप हो रहा है, वो सारा कहीं न कहीं किसानों की वस्तुओं को, उपज को गेहूं धान तक न सीमित रखते हुए, पपीता हो तो, टमाटर हो तो, मछली हो तो, सबके लिए एक डेडिकेटेड कॉरिडोर डेवलप हो रहा है, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ। तो वो जो सारा का सारा काम आ रहा है, मुझे लगता है कि अगर समन्वित रूप से इसकी जब मूल्यांकन करेंगे, तो कृषि क्षेत्र को बहुत ही ज्यादा इसमें फायदा होने की संभावना नजर आती है। और 26 नदियों को जोड़ने का एक कहीं ना कहीं डीपीआर तैयार किया गया, जिसकी बात की आज एफएम ने, और उसका भी अगर सभी कनेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका पानी जो है किसानों को मिलेगा और शायद उनकी खेती में फायदा होगा। हमारे साथ मनीष जी, एक सवाल मैं जानना चाहता हूँ, बताओ लेमैन, कि जब 60 लाख रोजगार की बात करती हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, तो किस तरीके से क्रिएट होंगे और किस तरीके से जो चीजें आगे बढ़ेंगी, हमारे दर्शकों को आप समझा सकें? क्योंकि आज बोला है कि जिस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, अगले 100 साल का इंफ्रा ढांचा तैयार करने की बात हो रही है, तो अभी जो 60 लाख रोजगार की बात हुई, वो कैसे जनरेट होंगे? देखिए, ये तो एक फिगर है। आप कहिए 60 लाख रोजगार कैसे जनरेट होंगे, 5 साल में होंगे, 1 साल में होंगे, कैसे? लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ग्रो करेगा, ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा, तो काम तो मैन पावर को ही करना है। आप यूपी में देख रहे हैं, टूरिज्म हब डेवलप हो रहा है, सारे अयोध्या में, वाराणसी में इतना डेवलपमेंट हुआ है टूरिज्म का, लोग बाहर से आ रहे हैं यहाँ रहने। मुझे शायद मेरा फिगर होगा कि 1 जनवरी को 5 लाख का फुटफॉल था वाराणसी में, मैसिव क्राउड आ रहा है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप हो रहा है, ये लोगों के लिए रोजगार ही डेवलप हो रहा है। हाँ, ये प्रत्यक्ष नहीं है, आप इसे गिनती में नहीं गिन सकते हो कि इससे कितने रोजगार जनरेट हुए। गवर्नमेंट के पास जो फीलर जाते हैं, आज आप देखो निर्मला सीतारमण जी कह रही थी प्रोविडेंट फंड में जो पैसा आ रहा है, उसकी उन्होंने कहा था ये रिकॉर्ड में ना लिया जाए, मेरे पास कल ही ये फिगर आया था, लेकिन ह्यूज फिगर आ रहे हैं। तो प्रोविडेंट फंड ग्रो हो रहा है, ऐसी चीजें ग्रो हो रही है, इतने स्टार्टअप्स ग्रो हो रहे हैं इंडिया में। शादी.com एक स्टार्टअप है, लेंसकार्ट एक स्टार्टअप है, लेंसकार्ट की वैल्यूएशन आज 37,500 करोड़ है। तो स्टार्टअप्स इस साइज के ग्रो हो रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हो ही रहा है। जैसे जैसे स्ट्रेंथन होंगे चीजें, वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट को और आगे बढ़ावा मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट हमेशा बढ़ेगा। प्रोफेसर साहब, प्रधानमंत्री ने कहा कि ये गरीब कल्याण का बजट है और इससे अगले 100 सालों के लिए एक देश को दिशा मिलेगी, आप कैसे देखते हैं? देखिए, बात सही है, क्योंकि फॉरवर्ड लुकिंग बजट है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट है,
और युवाओं को जोड़ने वाला बजट है। जिस प्रकार से आप देखिए, पहली दफे किसी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सोचा कि उनको उच्चीकृत किया जाए, तो ये सारी बातें जो आ रही हैं, और जिस प्रकार से घर घर पहुंच करके स्कूलों में टेलीविजन इंस्टॉल करके हर कक्षा के लिए अलग टेलीविजन, अलग चैनल के माध्यम से करने की बात है, यानी कि राष्ट्र निर्माण कह लें, महिलाओं का सशक्तिकरण कह लें, युवाओं का सशक्तिकरण कह लें, ये सारी चीज़ें प्राइमरी लेवल से शुरू होकर के, बहुत सी चीज़ें हम लोग यहाँ नहीं डिस्कस कर सकते हैं। आप देखें तो इसमें बहुत सी बातें हैं गरीब कल्याण की, चाहे न्यूट्रिशन या पोषण की बात करें तो, ग्रामीण सड़क को लेकर के बात करें तो 1 लाख करोड़ रुपए राज्यों को दिए जाने हैं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करें और ब्याज रहित होगा, ब्याज रहित दिया जाना है, और वो उसका पेमेंट है 50 साल में। आप कल्पना करिए, एक प्रकार से अनुदान समझिए इसको, क्योंकि जब वापसी का समय आएगा तो उस 1 लाख करोड़ की वैल्यू कुछ भी नहीं रह जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम अन्य क्षेत्रों में जाकर के देखते हैं, बजट को उठा करके देखते हैं कैसे गरीब कल्याण हुआ। वर्तमान वर्ष जो चल रहा है, बजट अगले वर्ष 22-23 के लिए है, 21-22 में 3 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त जो बजट में प्रोविजन था, उसके अतिरिक्त रेवेन्यू जनरेट हुआ, और उसका निवेश कहां हुआ? कैपिटल अकाउंट में, यानी कि इधर उधर खा पी के खर्च कर दिया। 2.5 लाख करोड़ रुपया उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ कैपिटल अकाउंट में, तो वो कहां गया? अल्टीमेटली लोगों के लिए आय बढ़ाने का काम, रोजगार सृजन का काम और भविष्य की संभावनाओं के लिए किया गया। तो इस रूप में हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं प्रोग्रेसिव बजट है। एक समावेशी बजट की यहाँ पर चर्चा हुई है, और समावेशी बजट इसलिए कि जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की बात आ रही है, अब तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि मोबाइल टेक्नोलॉजी क्या है। जब बैंकिंग उससे हो रही है, इंश्योरेंस उससे हो रहा है, पूरा व्यापार उससे हो रहा है, छोटा व्यापारी भी उसी से अपना रिटर्न फाइल कर रहा है, तो सब कुछ तो एक छोटे से मोबाइल में आ गया, एक सामान्य टेक्नोलॉजी में आ गया है। डेटा इतना सस्ता हो गया है, फास्ट हो गया, तो ये सारी चीजें समावेशी विकास, जिसको जन कल्याणकारी कह सकते हैं, उसके रूप में हमें इसे बहुत देखना जल्द चाहिए। 5G सर्विसेज की भी बात की है। मैं अभी हमारे साथ मनीष जी हैं। मनीष जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जीडीपी का जो एक एक्सपेक्टेड बताया गया 9.27, आप उससे कैसे देखते हैं? क्योंकि आज जब उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की तो उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि भारत जैसी बड़ी इकोनॉमी वाले देश में 9.27 एक्सपेक्ट करना जीडीपी एक बड़ा पॉजिटिव संकेत है, खासतौर पर तब जबकि पिछले 2 सालों से सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया कोविड महामारी से लड़ रही है। ये तो सच्चाई है कि पिछले 2 सालों के बाद भी जो भारत का प्रेडिक्शन है वो वर्ल्ड में सबसे अच्छा प्रेडिक्शन है इस समय, और यही हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ का रास्ता दिखाता है, जो हम 2030 तक ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हम टॉप 5 इकोनॉमीज में, और कोशिश करेंगे टॉप 3 इकोनॉमीज में वर्ल्ड में हम प्लेस्ड हो। तो ये जीडीपी उस रास्ते की तरफ दिखाता है कि 9.2 से अगर हम लोग वो बिल्डअप करते हैं, जैसे यूपी का फोकस है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का, तो ये उसी फोकस की तरफ से है, और ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। इसे पॉजिटिवली मार्केट्स ने भी लिया है और सबको पॉजिटिवली लेना चाहिए। हम लोग इन फिगर्स को ज़रूर अचीव करेंगे और उसी के रास्ते पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। साथ में अगर मैं कहूं कि जीडीपी तो एक जगह और है, लेकिन अगर इंडस्ट्री के एक्सपेक्ट और कुछ कर रही थी कि या जो दिया गया है या जिस तरीके की बातें आज कही गई, क्योंकि एक फॉरवर्ड लुकिंग बजट है जैसा सब कह रहे हैं एक्सपर्ट सारे, या या आपको लगता है इंडस्ट्री की ओर से एक थम्स अप है कि नहीं, गो हेड? इंडस्ट्री की तरफ से थम्स अप है। एक फॉरवर्ड लुकिंग बजट है। जैसे CGTS स्कीम है, उसमें जो 2 करोड़ तक का लोन मिल रहा था, जिसकी कोलैटरल नहीं रिक्वायर्ड होती है, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियलिस्ट को वो लोन मिलता है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए 1 साल के लिए वो स्कीम बढ़ा दी गई है। बैंक उससे फंड करते हैं, जो भी कोविड की वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आई थी उनको मैनेज करने के लिए उसको 2 करोड़ रुपए का सालाना फंड दिया जा रहा है एक्स्ट्रा। जैसी उसकी बुक्स है उस हिसाब से उसे पेमेंट करा जाएगा। तो इंडस्ट्रीज के लिए तो ये एक अच्छी दिशा है कि सरकार उन्हें सपोर्ट कर रही है ग्रो करने के लिए। और दूसरे डिजिटल का बहुत अच्छा योगदान हो रहा है इसमें। जैसे जैसे डिजिटल पेमेंट आगे बढ़ रहा है तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जा रही है, रियल टाइम ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, कैश इन हैंड जो है कम आ रहा है, लोग उसको कंज्यूम ज्यादा कर पा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं परचेजिंग पावर बढ़ रही है। आप क्या ये मान सकते हैं? जो कॉमन मैन, जो पिछले 2 सालों से लगभग आम लोगों के साथ थोड़ी दिक्कतें थी, देखिए कॉमन मैन की परचेजिंग पावर तो बढ़ रही है, लेकिन जो कैश इन हैंड लोग रिटेन करते थे हाथ में ना, डिजिटल पेमेंट की वजह से आज आदमी 10 रुपए की चीज भी जो है ना QR कोड स्कैन करके ले रहा है, तो वो रियल टाइम ट्रांजैक्ट हो रहा है, आपकी बुक्स पे वो तुरंत रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर आप शाम को अपनी सेल देखना चाहें ना, तो एक छोटा व्यापारी भी ये बता सकता है कि आज मेरी सेल
इतने रुपए जो है ऑनलाइन हुई है और इतने रुपए ऑफलाइन हुई है। पहले क्या था, सब कुछ ऑफलाइन रहता था। तो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से छोटे व्यापारियों को फायदा हो रहा है और धीरे धीरे इकोनॉमी को वहीं से ग्रो करना है, नीचे की स्टेज से ही ऊपर बढ़ना है। प्रोफेसर साहब, अगर आज टैक्स स्लैब की बात ना हो तो शायद बजट की चर्चा हमेशा अधूरी रहती है। बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनकम टैक्स स्लैब में कहीं ना कहीं कुछ रियायत आम लोगों को मिलेगी। हालांकि एक बड़ी रियायत दूसरी तरीके की दी है कि जो लोग आईटीआर भरते समय कुछ त्रुटि रह जाती थी या कुछ गलत डिटेल्स भर जाती थी, उनको मौका दिया है कि अगले 2 साल के अंदर आप अपनी उस गलती को सुधारें और सही करके रिटर्न भरें। तो आप कैसे देखते हैं, क्योंकि उनसे सवाल किया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपने टैक्स में छूट नहीं दी, तो उन्होंने बोला कि मैंने कोई टैक्स भी नहीं बढ़ाया है, क्योंकि प्रधानमंत्री का क्लियर कहीं ना कहीं एक निर्देश था कि आम लोगों पर, जनता पर करों का बोझ न बढ़ाया जाए। देखिए, ठीक है कि मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में कोई विशेष राहत नहीं मिली है, लेकिन ये भी है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया, जैसा वित्त मंत्री जी ने कहा, बल्कि ये है कि नेट टैक्स रेट घटे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस में, चाहे कस्टम ड्यूटी के रूप में हो, चाहे एक्साइज ड्यूटी के रूप में हो, या कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में हो, या इस तरह के और कुछ टैक्स हैं। तो कुल मिलाकर के टैक्स का जो बर्डन था थोड़ा कम ही किया गया है, क्योंकि जो अब प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया का लाभ अब मिलने लगा है, चाहे जीएसटी का हो और चाहे नोटबंदी का हो, चाहे डिजिटलाइजेशन का हो। आज देखें कि कल एक गलत न्यूज़ चल गई थी, 9 बजे ही चल गया था कि टैक्स कलेक्शन इस महीने का 1.3 लाख करोड़ रुपया है, जबकि 12 बजे उसका क्लोजिंग होना चाहिए था। तो उसका करेक्शन किया और ये जो कलेक्शन था ऑल टाइम हाई था, जो शो करता है कि कहीं ना कहीं हम बिना टैक्स दर को बढ़ाए हम रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। अर्थव्यवस्था में जान फूंकने की आवश्यकता है, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है, अर्थव्यवस्था को स्वदेशीकरण करने की जितना संभव हो आवश्यकता है। और जितनी भी चर्चाएं हो रही, चाहे डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात हो रही हो, चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही हो, चाहे ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात हो रही हो, ये सारी बातें कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता की ओर, स्वदेशीकरण की ओर ले जा रही हैं, जो लोगों की इनकम, एम्प्लॉयमेंट दोनों बढ़ाएगा, साथ में रेवेन्यू बढ़ाएगा। और मुझे लगता है यही इस बजट का विन विन सिचुएशन है। क्योंकि 2 लाख, आपने जो आत्मनिर्भर की बात करी है, जो छोटे मझोले उद्योग हैं उनके लिए लगभग 2 लाख करोड़ से ज्यादा का इंसेंटिव देने की बात की गई है। और मैं एक क्लोजिंग कमेंट चाहता हूं मनीष जी से। आप फॉरवर्ड लुकिंग है, सब कुछ है, अगर आपको 2 लाइनों में कहा जाए आने वाले समय में आप कैसे इसके पॉजिटिव रिजल्ट देखते हैं, क्या कहेंगे? पॉजिटिव रिजल्ट ये, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डाला गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ से ऑलराउंड डेवलपमेंट आएगा, स्टार्टअप्स पे काम करा जाएगा, एम्प्लॉयमेंट आएगा। ड्रोन्स के लिए स्पेशल स्टार्टअप की बात करी गई है। आपने देखा होगा जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में था, एक इंडियन स्टार्टअप की वजह से क्या ड्रोन बनाया था, क्या उन्होंने डिस्प्ले करा था। टेक्नोलॉजी को प्रमोट करा जाएगा, एम्प्लॉयमेंट प्रमोट होगा और यही विन विन सिचुएशन है। प्रोफेसर साहब, आपसे मैं क्लोजिंग रिमार्क चाहूंगा। कम से जो वर्तमान टेक्नोलॉजी है ये साइज न्यूट्रल है, छोटे स्तर पर हो चाहे बड़े स्तर पर सबको समान रूप से इसका लाभ मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है फॉरवर्ड लुकिंग और समावेशी विकास की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर एम के अग्रवाल और मनीष जी, आप दोनों आए और बजट पर अपना इंसाइट रखा और हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरीके से ये जो आज बजट पेश किया गया है, एक समावेशी बजट है, फॉरवर्ड लुकिंग बजट है। इससे आने वाले समय में देश की गति को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, साथ ही जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक ड्रीम है भारत का, उसे पाने में मदद मिलेगी और साथ में एक देश आत्मनिर्भर भारत बनेगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, धन्यवाद।